फ्रेंड्स, 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद भी आइंस्टाइन को इतनी रिकग्निशन नहीं मिली, क्योंकि ये उस समय के लिए बहुत ही रेडिकल थॉट थी। और इवन कि आइंस्टाइन भी उस थ्योरी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो थ्योरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो काम करती है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एप्लीकेबल नहीं थी। और आइंस्टाइन भी जानते थे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो वो सोचने लगे, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। मान लीजिए बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए आप, कि हमें नहीं पता उनका थॉट एक्सपेरिमेंट क्या था, तो मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में हो जो कि अभी अर्थ पे ही है, और जो अंदर खड़ा पर्सन है वो बॉल को ड्रॉप कर रहा है। जस्ट वेट अ मिनट। वो बॉल को ड्रॉप करता है, तो बॉल नीचे ड्रॉप हो जाएगा कितनी एक्सेलरेशन से? 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि अर्थ की एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लीजिए सेम पर्सन कहीं डीप स्पेस में है अभी, और अभी रॉकेट का इंजन ऑन नहीं है, तो क्या होगा? दोनों पर्सन और वो बॉल दोनों वेटलेस होंगे अभी, और दोनों वो फ्लोट कर रहे होंगे इनसाइड दी स्पेसशिप। अब मान लीजिए जो रॉकेट है वो सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड पुश हो रहा है, और एक्सेलरेशन कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, बॉल भी उसी तरह से नीचे गिरेगी जैसे वो अर्थ की फील्ड में गिर रही थी, और पर्सन को भी अपना वेट वैसा ही महसूस होगा जैसा कि उसको अर्थ पे हो रहा था। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि जैसा ग्रेविटी में फील हो रहा है, वैसा ही एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी फील हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ग्रेविटी और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम चीज़ है। फिर उन्होंने कहा, फिर वो लाइट बीम के बारे में सोचने लगे। अगर दोबारा मान लीजिए स्पेसशिप का इंजन ऑन नहीं है, तो लाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी? जब वो यहाँ से यहाँ शाइन होगी, लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करती है। ओके, लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करती है। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, और अभी रॉकेट भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? लाइट हमें दिखेगी कि लाइट यहाँ से यहाँ पाथ फॉलो कर रही है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, अपना शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रही है, जो अपीयर हो रही है स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब ये जो फ्रेम है, जो एक्सेलरेटेड जो स्पेसशिप है, ये एक्सेलरेट होने लगती है, ये एक्सेलरेट होने लगती है with some acceleration 9.8 मीटर पर सेकंड और समथिंग हायर। तो क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि लाइट हमेशा कांस्टेंट स्पीड में ही ट्रैवल करती है, तो जब जिस टाइम लाइट यहाँ से निकलेगी और जिस टाइम वो लाइट यहाँ पहुँच रही है, उस समय में ये स्पेसशिप एक्सेलरेट हो चुकी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो चुकी होगी। तो क्या अपीयर होगा? अपीयर ये होगा कि लाइट बीम बेंड हो गई है। लेकिन आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा था, जैसे हमने पहले देखा ग्रेविटेशनल फील्ड में और एक्सेलरेटेड फ्रेम में सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा था, कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं या अभी हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं। तो अगर उसी तरह से अगर लाइट बीम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बेंड हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी बेंड होनी चाहिए। तो उनके थॉट के अकॉर्डिंग तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी बेंड होनी चाहिए। लेकिन उनको ये थॉट, उनको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी चाहिए थी उनको इस थॉट के लिए, तभी उनको इस थ्योरी की रिकॉग्निशन मिल सकती थी। एंड 1917 में सोलर एक्लिप्स होना था,
टोटल सोलर एक्लिप्स होना था। तो आइंस्टाइन जानते थे कि इस समय उनकी इस थ्योरी को वेरिफिकेशन मिल सकती है कि जो उन्होंने सोचा था अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने सोचा, तो उनको आइंस्टाइन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो स्टार्स से लाइट आ रही है वो बेंड होनी चाहिए जब वो सन को क्रॉस करेंगी और हमारी अर्थ में आएगी और हमारी आईज में हमें दिखाई देंगी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्स की ओरिजिनल पोजीशन है यहाँ पे, लेकिन जब वो पाथ फॉलो करेंगी सन के अराउंड और यहाँ से पाथ फॉलो करके हमारी आंखों में आएंगी और अर्थ में आएंगी, तो वो लाइट बीम बेंड हो चुकी होगी। और लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करती है और हमें वो दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तो हमें दिखाई देगी कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही सोलर इक्लिप्स हट जाएगा और यहाँ से सन भी हट चुका होगा थोड़ी सी डायरेक्शन में, तो स्टार्स के बीच का जो गैप है वो इतना नहीं रहकर बस इतना ही रह चुका होगा दोबारा। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्टार्स की लाइट थी वो बेंड हुई थी। लेकिन आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर लाइट बेंड हो रही है, पर लाइट तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करती है और हमारी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग और यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो लाइट ट्रैवल कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व हो। जैसे कि आप यहाँ अर्थ में देख रहे हैं, दो पॉइंट्स सरफेस में, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता है कि स्फीयर में 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्व होता है। तो उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में भी जो पाथ था वो कर्व हो चुका होता है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है जिससे सन जो है इसने अपने आसपास के स्पेस को कर्व करके रखा हुआ है, और जो हमारी अर्थ है, मान लीजिए अर्थ या और कोई हेवनली बॉडी है किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो अर्थ ने भी अपने अराउंड स्पेस को कर्व करके रखा हुआ है। लेकिन जितना इसका मास ज़्यादा है तो इसका कर्वेचर भी ज़्यादा ही होगा, स्पेस का कर्वेचर भी ज़्यादा ही होगा। तो उसी तरह से अर्थ भी उस कर्वेचर को ही फॉलो करेगी और हमें लगे और हम इस मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में जबकि ऑब्जेक्ट होता है तो वो किसी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, खींच रही है उसको अपनी तरफ, बल्कि ग्रेविटेशनल और एसिलेशन, पहली बात ग्रेविटी और एसिलेशन एक ही चीज़ है दोनों। और कोई भी मास हेवनली बॉडी अपने आसपास के स्पेस को कर्व करती है, वही कर्वेचर ग्रेविटी बनाता है। उसी कर्वेचर को हम ग्रेविटी कहते हैं, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, वो बेसिकली वही कर्वेचर है जो किसी हेवनली बॉडी ने अपने आसपास बनाई हुई है। और आइंस्टाइन की इसी थ्योरी से बाकी हर सन के अराउंड अर्थ, वीनस, यूरेनस और भी बाकी बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो एलिप्स फॉर्म करती हैं। किसके अराउंड? सन के अराउंड क्लोज एलिप्स फॉर्म करती है। लेकिन सिर्फ मरकरी ही था, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने से पहले ये ऑब्जर्व हो चुका था कि जो मरकरी है वो क्लोज एलिप्स फॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि जो खुद एलिप्स है, जो वो ऑर्बिट है, वो भी खुद सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो पहले की थ्योरीज इस बात को नहीं समझा पा रही थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ही बताया कि ये स्पेस कर्वेचर के अकॉर्डिंग है, और मैं कहूँगा स्पेस टाइम कर्वेचर के अकॉर्डिंग है। अब आपने सोचा होगा कि अब मैंने स्पेस टाइम क्यों कहा, क्योंकि जिस तरह से स्पेस कर्व हो चुका था, बेंड हो चुका था किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में, उसी तरह से अब हमें जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लेकिन अब जब ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ स्पेस जब कर्व हो चुका है तो अब वो डिस्टेंस ज़्यादा है। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम को कम होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ही जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रह पाएगी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया उस कर्व की वजह से, तो टाइम को कम होना पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए किसी मास के इन्फ्लुएंस में स्पेस तो कर्व हो ही रहा था, अब टाइम भी कर्व हो रहा है। टाइम कर्व कहने का मतलब कि टाइम भी डिस्टॉर्ट हो रहा है, जैसे स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। तो इसलिए ये दोनों को एक ही टर्म बना दिया गया, स्पेस टाइम। जॉन व्हीलर लिखते हैं, इन्होंने बहुत ही एक अच्छी डेफिनेशन बताई है स्पेस, इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने के लिए एक दो लाइंस में ही, कि स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। जो स्पेस टाइम है जो कर्व हो चुका है, किसी मैटर के आने पे जो कर्व हो चुका है, वो किसी को बता रहा है कि हाउ टू मूव, वो अब दूसरी बॉडी को बता रहा है कि किस तरह से मूव करना है। और मैटर टेल स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। अब आप दोबारा देखिए, जस्ट वेट अ मिनट। मैटर जो है, मान लीजिए सन है, इट टेल स्पेस टाइम हाउ टू कर्व, उसने स्पेस टाइम को कर्व कर दिया गया है। अब जो स्पेस टाइम कर्व हो चुका है, वो उसके आसपास की बॉडीज को जो उस स्पेस टाइम के कर्वेचर में फंस गई हैं, वो उस बॉडीज को बताएंगी वो कैसे मूव करेंगी। तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये हमें ग्रेविटी की वर्किंग के बारे में तो बताती है, लेकिन ये हमें ग्रेविटी फंडामेंटल लेवल पे क्या है ये नहीं बताती है। इवन की क्वांटम थ्योरी भी ग्रेविटी को डिस्क्राइब, इस फंडामेंटल लेवल पे ग्रेविटी को डिस्क्राइब करने में अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। जब ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स मिल जाएंगे, जब हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाएगी जो क्वांटम ग्रेविटी के नाम से जानी जाती है, अभी जिस पर काम भी हो रहे हैं, फिर हमें पता लगेगा कि बेसिकली हमारा कॉस्मोस में ग्रेविटी किस तरह से काम करती है, ग्रेविटी किस चीज़ से बनी हुई है।